आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड के बारे में। ठीक है, जो क्रोमोसोम होता है, ठीक है, हम लोग जानते हैं सेल, जो सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है और न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, क्रोमोसोम। ठीक है, तो जो क्रोमोसोम होता है वो न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है। न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है क्रोमोसोम। जो न्यूक्लियो प्रोटीन रहता है, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन, दो कंपाउंड मिलके न्यूक्लियो प्रोटीन होता है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, इसलिए इसको बोला जाता है न्यूक्लियो प्रोटीन। और न्यूक्लियो प्रोटीन किस चीज़ का बना होता है? न्यूक्लियो प्रोटीन से क्या बनता है? क्रोमोसोम। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन क्रोमोसोम में जो है वो दोनों जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल मतलब ऐसा मटेरियल रहता है क्रोमोसोम में जो कि कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाता है। हेरिडिटी मटेरियल पाया जाता है इसमें। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड को सबसे पहले खोजे थे स्विस साइंटिस्ट फ्रेडरिक मिस्चर 1869 में। ठीक है, पस सेल में खोजे थे। जब पस सेल को एनालिसिस कर रहे थे उस समय पस सेल्स के अंदर कुछ वाइट पाउडर लाइक स्ट्रक्चर मिला उसको। ठीक है, तो उस स्ट्रक्चर का नाम दिया गया न्यूक्लिन। न्यूक्लिन इसलिए नाम दिया क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर पाया गया। बाद में सल्मन फिश, सल्मन एक फिश रहता है, उस फिश के स्पर्म से भी इसी टाइप का पाउडर लाइक स्ट्रक्चर मिला। तो हार्डविक 1884 में सबसे पहले ऐसा पता लगा है कि ये जो वाइट पाउडर लाइक स्ट्रक्चर न्यूक्लियस के अंदर से मिला उसमें हेरिडिटी कैरेक्टर पाया जाता है जो कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, क्रोमोसोम में हम लोग जानते हैं हेरिडिटी कैरेक्टर रहता है जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है और हेरिडिटी जो कैरेक्टर रहता है स्टोर रहता है। ठीक है, किसने खोजे थे? हार्डविक 1884 में। और बाद में अल्टमैन एक साइंटिस्ट थे 1899 में, उसने देखे कि ये जो न्यूक्लिक एसिड मतलब ये जो पाया जाता है मटेरियल, इसमें एसिडिक कैरेक्टर पाया जाता है। ठीक है, एक तो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है इसलिए इसका नाम दिया गया न्यूक्लिन। तो न्यूक्लिन जो होता है उसमें एसिडिक कैरेक्टर पाया जाता है इसलिए इसका नाम दिया गया न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? क्रोमोसोम जो है वो न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है। न्यूक्लियो प्रोटीन मतलब न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन जो क्रोमोसोम में होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है, ऐसा देखा गया है। तो न्यूक्लिक एसिड को सबसे पहले कौन देखे थे? स्विस साइंटिस्ट फ्रेडरिक मिस्चर 1869 में। ठीक है, उसने पस सेल से आइसोलेट किए थे, पस सेल के न्यूक्लियस से आइसोलेट किए थे, न्यूक्लियस के अंदर से आइसोलेट किए थे, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया? न्यूक्लिन। ठीक है, हार्डविक ने क्या किए, देखे कि हेरिडिटी कैरेक्टर पाया जाता है उसमें, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वो हेरिडिटी कैरेक्टर जो है वो ट्रांसफ़र होता है। अल्टमैन ने क्या देखे कि जो न्यूक्लिन वाला जो चीज़ होता है उसमें एसिडिक कैरेक्टर पाया जाता है। ठीक है, इसलिए एसिडिक नेचर का होने के कारण इसका नाम दिया गया न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? एक केमिकल कॉम्पाउंड जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस ये सब पाया जाता है। ठीक है, और न्यूक्लियोटाइड एक चीज़ होता है न्यूक्लियोटाइड, इस न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके बनता है न्यूक्लिक एसिड। तो इसमें हेरिडिटी कैरेक्टर पाया जाता है और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वो कैरेक्टर जो है ट्रांसफ़र होता है। बहुत सारे सेलुलर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में भी इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है। ठीक है, इसको बोला जाता है मैक्रोमोलिक्यूल्स। न्यूक्लिक एसिड मैक्रोमोलिक्यूल्स होता है। सेल के साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब जगह में भी, क्लोरोप्लास्ट इसमें भी पाया जाता है। ठीक है, तो एक न्यूक्लियोटाइड, जब एक न्यूक्लियोटाइड होता है तो उसको हम बोलेंगे कि न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल जो होता है, एक न्यूक्लियोटाइड का मोनोमर होता है। मोनोमर, एक न्यूक्लियोटाइड का मोनोमर होता है। और जो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड चेन के रूप में पाया जाता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोलेंगे हम उसको, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड को ही न्यूक्लिक एसिड बनता है। ठीक है, बहुत सारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड मिलके क्या बनता है? न्यूक्लिक एसिड।
न्यूक्लिक एसिड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, क्योंकि हेरिडिटी कैरेक्टर इसमें स्टोर रहता है। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में हेरिडिटी कैरेक्टर जो है ट्रांसफ़र होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, और पूरे हेरिडिटी कैरेक्टर जो है जो एक जनरेशन से दूसरे में जाते हैं उसको पूरी तरह से कंट्रोल में भी रखते हैं। ठीक है, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होता है न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, प्रोटीन किस चीज़ का बना होता है? एमिनो एसिड का। और न्यूक्लिक एसिड किस चीज़ का बना होता है? बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स का। ठीक है, एक न्यूक्लियोटाइड्स को देखेंगे हम लोग। एक न्यूक्लियोटाइड कितने चीज़ों का बना होता है? यह न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, एक न्यूक्लियोटाइड्स बनता है न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक एसिड से। ठीक है, एक न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक एसिड से बनता है। और न्यूक्लियोसाइड्स जो है उस नाइट्रोजन बेस एंड पेंटोस शुगर से बनता है। न्यूक्लियोसाइड नाइट्रोजन बेसिस एंड पेंटोस शुगर से बनता है। और न्यूक्लियोटाइड्स किससे बनेगा? न्यूक्लियोसाइड्स और फॉस्फोरिक एसिड। इसका मतलब क्या होता है? नाइट्रोजन बेसिस, पेंटोस शुगर, फॉस्फोरिक एसिड, ये तीनों चीज़ जब जोड़ता है तब बनता है एक न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे नाइट्रोजिनस बेस के बारे में। तो न्यूक्लिक एसिड में दो टाइप के नाइट्रोजिनस बेस पाया जाता है। एक को बोलेंगे प्यूरिन, दूसरे को पिरीमिडिन्स। प्यूरिन्स जो होता है दो रिंग वाला स्ट्रक्चर, दो इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। इसको क्या बोला जाता है? डाईसाइक्लिक। दो रिंग वाला स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको बोलेंगे डाईसाइक्लिक कंपाउंड, डबल रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, प्यूरिन दो टाइप के पाए जाते हैं, एडिनिन एंड गुआनिन। एडिनिन एंड गुआनिन जो कि डीएनए में पाया जाता है। ठीक है, ये होता है एडिनिन, दो रिंग वाला स्ट्रक्चर, और ये है गुआनिन। अब देखेंगे पिरीमिडिन। पिरीमिडिन जो है इसको बोला जाता है मोनोसाइक्लिक, क्योंकि एक रिंग वाले स्ट्रक्चर रहता है, सिंगल रिंग वाला स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, पिरीमिडिन तीन टाइप के होते हैं, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। ठीक है, प्यूरिन दो टाइप का होता है, क्या क्या? एडिनिन, गुआनिन। पिरीमिडिन तीन टाइप के होते हैं, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। ठीक है, डीएनए में पाया जाता है साइटोसिन और थाइमिन। आरएनए में पाया जाता है साइटोसिन और यूरेसिल। ठीक है, यूरेसिल जो है डीएनए में नहीं पाया जाता। ये था नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस जो होता है न्यूक्लिक एसिड में दो टाइप के पाए जाते हैं, प्यूरिन, पिरीमिडिन। प्यूरिन जो है डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, इसको डाईसाइक्लिक कंपाउंड बोला जाता है। और मोनोसाइक्लिक होता है पिरीमिडिन, सिंगल रिंग वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, दो प्यूरिन होता है, एडिनिन, गुआनिन, और पिरीमिडिन तीन होता है, क्या था? साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। ठीक है, साइटोसिन, थाइमिन डीएनए में पाया जाता है, और आरएनए में साइटोसिन, यूरेसिल। डीएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाता। अब हम देखेंगे पेंटोस शुगर। ठीक है, पेंटोस मतलब क्या होता है? 5 है ना। हम लोग देखे थे हेक्सोस शुगर। हेक्सोस शुगर मतलब 6 कार्बन वाला शुगर, और पेंटोस शुगर मतलब 5 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, 5 कार्बन कंपाउंड वाला शुगर। तो 5 कार्बन जिसमें रहता है। तो दो टाइप के पेंटोस शुगर पाया जाता है इसमें, न्यूक्लियोटाइड्स में। एक होता है राइबोस शुगर, दूसरा होता है डीऑक्सीराइबोस शुगर। ठीक है, राइबोस शुगर जो है इसका फॉर्मूला होता है C5H10O5, और डीऑक्सीराइबोस शुगर C5H10O4। तो राइबोस शुगर और डीऑक्सीराइबोस शुगर ये दोनों का फॉर्मूला मतलब देखने में सेम स्ट्रक्चर होता है, एक ही बस अंतर होता है कि डीऑक्सीराइबोस शुगर जो होता है इसमें जो सेकेंड कार्बन रहता है उसमें एक H रहता है, O नहीं रहता। और इसमें हम देखे हैं कि OH दो कार्बन के साथ दो OH जुड़ा रहता है। ठीक है, इसमें दो कार्बन के साथ एक OH जुड़ा रहता है और एक H, मतलब एक कार्बन कम रहता है, इसलिए इसको बोला जाता है डीऑक्सीराइबोस शुगर। ठीक है, आरएनए इसमें जो राइबोस शुगर होता है वो आरएनए में पाया जाता है, और डीऑक्सीराइबोस शुगर जो है डीएनए में पाया जाता है। ठीक है, डीऑक्सीराइबोस शुगर में एक ऑक्सीजन एटम मिस रहता है सेकेंड कार्बन के साथ। हम लोग जानते हैं एक कार्बन 1 होता है, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 और कार्बन 5। तो सेकेंड कार्बन जो होता है उसमें एक ऑक्सीजन की कमी रहता है, इसलिए इसको बोला जाता है डीऑक्सीराइबोस शुगर। ठीक है, अब हम देखेंगे फॉस्फोरिक एसिड। न्यूक्लियोटाइड 3 चीज़ से बना होता है, नाइट्रोजन बेस, पेंटोस शुगर, फॉस्फोरिक एसिड, है ना। तो फॉस्फोरिक एसिड जो है ये इसमें P बीच में रहता है, O
OH OH OH, ठीक है। इज हाई आयोनाइज्ड ऑक्सीजन एटम, इसमें जो ऑक्सीजन एटम जुड़ा रहता है वो बहुत ज़्यादा आयोनाइज्ड होता है और नेगेटिवली चार्ज वाला होता है, ठीक है। हाई आयोनाइज्ड होता है और नेगेटिवली चार्ज होता है। इसमें जो फॉस्फोरस रहता है इसमें बहुत हाई एनर्जी बॉन्ड रहता है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड जो है एक फॉस्फेट ग्रुप जब जुड़ा रहता है इसको हम मोनोफॉस्फेट बोलेंगे, कई बार 2 फॉस्फेट जुड़ा रहता है डाइफॉस्फेट बोलते हैं, कई बार 3 फॉस्फेट जुड़ा रहता है न्यूक्लियोटाइड में तो ट्राइफॉस्फेट बोलेंगे, ठीक है। और ये जब एडिनिन के साथ जुड़ा रहता है, एडिनिन के साथ जब एक फॉस्फेट जुड़ा रहता है उसको बोलेंगे एडिनिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। जब एडिनिन के साथ 2 फॉस्फेट जुड़ा रहता है तो क्या बोलेंगे एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और जब 3 फॉस्फेट जुड़ा रहेगा एडिनिन के साथ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। हाई एनर्जी जुड़ा रहता है, 7.6 किलो कैलोरी एनर्जी एक फॉस्फेट में होता है, ठीक है। ये जब टूटता है मतलब जब हाइड्रोलाइसिस होता है तो एक फॉस्फेट जो है निकल जाता है, ठीक है। जब एक फॉस्फेट निकलेगा तो हम क्या बोलेंगे, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलेगा, 7.6 किलो कैलोरी एनर्जी निकलेगा, 2 उसका डबल और थर्ड जो है उसका डबल, इसलिए ATP मॉलिक्यूल जो होता है हाईएस्ट एनर्जी उसमें पाया जाता है, ठीक है। थाइमिन और यूरेशिल ये 2 में क्या डिफरेंस होता है, ओनली डिफरेंस बिटवीन यूरेशिल एंड थाइमिन प्रेजेंस ऑफ मिथाइल सब यूनिट, मिथाइल सब यूनिट्स इसमें पाया जाता है और यूरेशिल में वो मिथाइल सब यूनिट नहीं पाया जाता, ठीक है। बाकी सेम होता है। ये था तीनों टाइप्स, ठीक है। अब हम देखेंगे ये जो हम लोग देखे थे, ये फॉस्फेट बॉन्ड ये फॉस्फेट होता है, ये पेंटोस शुगर होता है, ये नाइट्रोजन बेस, ये तीनों मिलके क्या बनता है एक न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड। और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके न्यूक्लिक एसिड बनता है। इस टाइप से बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड इस टाइप से वो जुड़ा रहता है और क्या बनता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, उसी को बोलेंगे न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो अब हम देखेंगे नाइट्रोजन बेसिस जो रहता है इसको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बोला जाता है क्योंकि पूरे बेंजीन टाइप का इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ये है पेंटोस शुगर 5 कार्बन वाला शुगर, और ये है फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। तो ये जो इसको हम देखेंगे, ये जो फॉस्फोरिक एसिड रहता है और ये है शुगर और ये है नाइट्रोजन बेसिस, ठीक है। तो देखो ये जो पेंटोस शुगर रहता है इसमें जो 5th कार्बन रहता है, 5th कार्बन 1 2 3 4 5 5th वाला जो कार्बन रहता है उसमें जो OH जुड़ा रहता है वो फॉस्फोरिक एसिड के इस एक H से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। जब हाइड्रोलाइसिस होता है तो H2O निकल जाता है। तो ये जो बॉन्ड रहता है इस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, इस बॉन्ड को बोला जाता है देखो ये जो बॉन्ड रहता है इस नाइट्रोजन के साथ जब इस C का बॉन्ड रहता है इसको हम बोलेंगे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है। और इस बॉन्ड को हम बोला जाता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। शुगर के साथ फॉस्फेट में जो फॉस्फेट का जुड़ा रहता है इसके OH के H और शुगर के 5th कार्बन के साथ जो OH जुड़ा रहता है ये जो दोनों स्ट्रांगली बॉन्ड से जुड़ा रहता है इसको हम क्या बोलेंगे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। और इसमें जो नाइट्रोजन रहता है, ठीक है, प्यूरिन हो या पिरिमिडिन हो, इस नाइट्रोजन के साथ 1 कार्बन जब जुड़ा रहता है ये भी एक स्ट्रांगली बॉन्ड द्वारा जुड़ा रहता है, इसको हम क्या बोलेंगे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है। तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो होता है फर्स्ट कार्बन के साथ नाइट्रोजन जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, फर्स्ट नाइट्रोजन पिरिमिडिन में। और जब प्यूरिन्स में देखेंगे हम 9th पोजीशन के जो नाइट्रोजन रहता है और शुगर के फर्स्ट कार्बन के साथ जुड़ा रहता है, ठीक है। जो बॉन्ड होता है इस ऐसा होता है क्योंकि 2 रिंग होता है, 2 रिंग को 1 2 3 4 करके जब कार्बन का बनाएंगे तो 9th वाला जो पोजीशन होता है उस नाइट्रोजन के साथ शुगर का फर्स्ट वाला जो कार्बन रहता है वो जुड़ा रहता है किसमें प्यूरिन में। और पिरिमिडिन में फर्स्ट नाइट्रोजन के साथ फर्स्ट शुगर का बॉन्ड रहता है। इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे हम ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, और इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे हम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो होता है पोलरिटी लाता है, DNA RNA जो रहता है इसके पोजीशन में पोलरिटी लाता है। तो इस टाइप से पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनता है, ठीक है। अब हम क्या देखें नाइट्रोजन जो है बेस, नाइट्रोजन बेस और शुगर
दोनों मिलके बनता है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक एसिड दोनों मिलके बनता है न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड जब डीऑक्सीराइबो शुगर के साथ जुड़ता है तब हम क्या बोलेंगे उसको, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, जो डीएनए। ठीक है, और जब न्यूक्लिक एसिड राइबोस शुगर के साथ जुड़ा रहता है तब उसको हम क्या बोलेंगे, राइबो न्यूक्लिक एसिड या आरएनए। ठीक है, इस टाइप से बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स जो है जॉइंट रहते हैं एक के साथ एक में। हम लोग देखे हैं कि एक फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन के साथ सेकेंड जो रहता है उसके फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा रहता है। ठीक है, और फोर्थ कार्बन के साथ फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा रहता है। थर्ड कार्बन के साथ इसका सेकेंड वाला जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड रहता है उसका फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा रहता है। तो इस टाइप से मतलब हजार मिलियंस न्यूक्लियोटाइड जुड़ के बनाता है न्यूक्लिक एसिड। और एक मैक्रोमोलिक्यूल जो है उसमें मिलियंस और थाउजेंड न्यूक्लियोटाइड्स पाया जाता है। ठीक है, ऐसे इस टाइप से जुड़ा रहता है एडिनिन थाइमिन के साथ, गुआनिन साइटोसिन के साथ, इस टाइप से जुड़ा रहता है। और ये है पेंटोस शुगर और ये है फॉस्फेट। ठीक है, अब हम देखेंगे, देखो एटीपी का स्ट्रक्चर, एडिनिन राइबोस शुगर और हाई एनर्जी बॉन्ड, फॉस्फेट का 3 बॉन्ड जुड़ा हुआ है। तो जब 3 बॉन्ड जुड़ा रहता है इसको हम बोलेंगे एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, और जब 2 रहता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एक जब रहेगा तब इसको हम क्या बोलेंगे, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, हाई एनर्जी बॉन्ड रहता है। तो एएमपी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एएमपी, एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो 2 टाइप के न्यूक्लिक एसिड रहता है, डीएनए और आरएनए। ठीक है, इस टाइप के न्यूक्लियो मतलब जितने भी कैलोरी एनर्जी निकलता है उस कैलोरी जो एनर्जी निकलता है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में काम आता है। ठीक है, शरीर के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होता है इस टाइप का एनर्जी जो है, एनर्जी बॉन्ड कंपाउंड जो रहता है, एक फॉस्फोरस जो निकलता रहता है और इतने सारे एनर्जी निकलता है 7.6 कैलोरी करके, तो वो हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में वो एनर्जी काम आता है। ठीक है, अब हम देखेंगे फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स का काम। सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होता है न्यूक्लियोटाइड्स का, कि ये जो है हेरिडिटी मटेरियल पाया जाता है इसमें, और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में हेरिडिटी कैरेक्टर जो है वो ट्रांसफ़र होता रहता है। मतलब हेरिडिटी कैरेक्टर स्टोर भी रहता है और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इसको ट्रांसफ़र करने का भी काम न्यूक्लियोटाइड करता है। ठीक है, और न्यूक्लियोटाइड्स जो होता है वो उसमें एनर्जी स्टोर रहता है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि फॉस्फेट जो बॉन्ड है वो हाई एनर्जी बॉन्ड वाला होता है, उसमें एनर्जी स्टोर रहता है और अलग अलग बॉडी पार्ट्स में स्टोरेज एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र भी होता है। ठीक है, वो एनर्जी जो है हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड होता है। तो बॉन्ड जब फॉस्फेट जब ब्रोक होता है, वो बॉन्ड जब टूटता है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होता है, और जो एनर्जी रिलीज़ होता है वो बॉडी फंक्शन में, मतलब जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ चलता है जैसे रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, उसमें जितना भी एनर्जी चाहिए होता है इसी एनर्जी का यूज़ होता है। ठीक है, स्पेशली एडिनोसिन जो होता है स्टोरेज एंड ट्रांसफ़र करते हैं सेलुलर एनर्जी का, एएमपी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट के रूप में, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में। ठीक है, बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड जो है कोएंजाइम का काम करता है, जैसे NAD, NADP, FAD, FMN, ये सब जो है कोएंजाइम का काम करता है। जो कोएंजाइम साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, राइबोसोम में और अदर सेल ऑर्गेनेल्स में पाया जाता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, सेल ऑर्गेनेल्स में बहुत सारे कोएंजाइम भी पाया जाता है। ये कोएंजाइम का मेन काम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, ये सब में इम्पोर्टेंट रोल रहता है इसका। ठीक है, NAD मतलब निकोटिनेमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, NADP इसका मतलब होता है निकोटिनेमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ठीक है, FMN मतलब फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, FAD फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, कोएंजाइम्स होता है जो कि बहुत ज़्यादा इसका फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, जो साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट,
राइबोसोम, सेल ऑर्गेनेल्स में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ये सब न्यूक्लियोटाइड होता है। कुछ न्यूक्लियोटाइड्स ऐसा होता है जो कि विटामिन्स के रूप में पाया जाता है, जैसे निकोटिनेमाइड, राइबोफ्लेविन, ये सब विटामिन जो है, ये न्यूक्लियोटाइड जो है विटामिन्स के रूप में पाया जाता है। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस को कंट्रोल करता है, हेरिडिटी मटेरियल को एक से दूसरे में ट्रांसफ़र करता है, हेरिडिटी मटेरियल को स्टोर करता है, ये सब न्यूक्लियोटाइड का मेन फंक्शन होता है। और क्रोमेटिन नेटवर्क जो रहता है सेल के अंदर, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमेटिन नेटवर्क रहता है उसमें न्यूक्लिक एसिड का बहुत ज़्यादा पार्ट रहता है। ठीक है, मैक्सिमम पार्ट न्यूक्लिक एसिड जो है वो क्रोमेटिन नेटवर्क में पाया जाता है। तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो डीएनए जो मतलब सीक्वेंस के हिसाब से जो डला हुआ रहता है, इसमें एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन जो नाइट्रोजन बेसिस रहता है, इसमें जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है स्टोर रहता है। ठीक है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ट्रांसफ़र होता जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे न्यूक्लियोसाइड्स के टाइप। न्यूक्लियोसाइड्स किसको बोलेंगे? नाइट्रोजिनस बेस प्लस शुगर, ये दोनों को एक साथ क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड देखा गया है कि न्यूक्लिक एसिड में 5 टाइप के होते हैं। ठीक है, एडिनिन और पेंटोस शुगर जब जुड़ेंगे उसको हम बोलेंगे एडिनोसिन। गुआनिन पेंटोस शुगर जब जुड़ेगा गुआनोसिन। साइटोसिन पेंटोस शुगर जुड़ के बनता है साइटिडाइन। थाइमिन पेंटोस शुगर जुड़ के थाइमिडाइन। और यूरेसिल जो है पेंटोस शुगर के साथ जुड़ के बनता है यूरेडिन। ये 5 जो है इसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसाइड्स। ठीक है, 5 टाइप के न्यूक्लियोसाइड्स पाया जाता है। अब देखेंगे न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड 5 टाइप का होता है न्यूक्लिक एसिड में। ठीक है, नाइट्रोजिनस बेस, शुगर, फॉस्फोरिक एसिड, तीनों मिलके क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड। तो एडिनिन, पेंटोस शुगर और फॉस्फोरिक एसिड जब जुड़ेगा इसको क्या बोलेंगे हम? एडिनिलिक एसिड। गुआनिन, पेंटोस शुगर और फॉस्फोरिक एसिड जब जुड़ेगा गुआनिलिक एसिड। साइटोसिन, पेंटोस शुगर, फॉस्फोरिक एसिड जुड़ता है तो साइटिडिलिक एसिड। थाइमिन पेंटोस शुगर, फॉस्फोरिक एसिड जुड़ने से थाइमिडेलिक एसिड। यूरेसिल, पेंटोस शुगर और फॉस्फोरिक एसिड जुड़ के बनता है यूरिडिलिक एसिड। ये 5 टाइप के न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक एसिड में पाया जाता है। ठीक है, इस टाइप से न्यूक्लिक एसिड जो है वो कंप्लीट हो जाता है।